हेलो बच्चों, एजुकेशन पॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं अभिषेक वर्मा, आपका दोस्त, टीचर, मेंटर, आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, मेरी जो वीडियोस अब से रहेंगी वो डेडिकेटेड रहेंगी उन बच्चों के लिए जो 2024 बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे अलग अलग सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो मिलती रहेगी। मैं मेन फोकस करूंगा साइंस और मैथमेटिक्स पे। साइंस और मैथमेटिक्स के आपको मेन फोकस में रख के मैं वीडियोस डालूंगा। हाँ, आपकी तरफ से अगर किसी और सब्जेक्ट का जैसे सोशल स्टडीज़ का या कंप्यूटर का कोई भी ऐसा चैप्टर जिसमें आपको डाउट रहता है तो आप उस चैप्टर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उस पर भी एक वन शॉट वीडियो आपको दे दूँगा। फ़िलहाल आज के लिए हम केमिस्ट्री सेक्शन को उठाते हैं साइंस में, और उसमें हम आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर इस चैप्टर की मैं वेटेज की बात करूं तो इस चैप्टर से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस ज़रूर मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यूज़ एंड लॉन्ग आंसर्स। आपको 5 से 6 क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, तो अच्छा खासा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इनको पढ़ने से पहले हमने ये पढ़ रखा है कि केमिकल चेंजेस, हमने जो चेंजेस पढ़ रखे हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो अगर कहीं पे भी कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है तो यानी कि वहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अगर पहला क्वेश्चन जो अपने, एक और चीज़ बेटा, अपने साथ कॉपी और पेन ज़रूर रखें। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताऊँगा उसको आपको नोट करते चलना है मेरे साथ साथ। वीडियो की लेंथ क्योंकि वन शॉट है, लंबी हो सकती है, आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है और इसी एनर्जी से बने रहना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज। अ केमिकल रिएक्शन is a change in which, कैसा चेंज है, in which two or more substances reacts to form two और मोर सब्सटेंसेस। यानी कि केमिकल रिएक्शन वो चेंज है जहाँ पे दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और वो आगे कोई दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए एक रिएक्शन लिखें तो देखो, सोडियम की अगर हम रिएक्शन कराते हैं वाटर से, किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, NaOH और प्लस H2 गैस। यहाँ पे क्या होगा, H2 गैस रिलीज़ होगी। ये हम एक एग्जांपल ले लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या था, दो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में और दो सब्सटेंसेस हमको मिल रहे हैं। तो अब ये तो हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब इनसे जुड़े कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और वो जो इससे रिलेटेड अब टॉपिक्स हैं, ये इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इसके टर्म्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे अब। जैसे पहला जो इससे रिलेटेड टर्म आता है वो आता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट्स। देखो, कोई भी केमिकल इक्वेशन जब लिखी जाती है तो जो एरो होता है, जितने भी सब्सटेंस हमारे इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स।
और एरो के बाद जितने भी सब्सटेंसेस हमको मिलते हैं इनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। तो ये दो चीज़ें, अगर रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन आए, द सब्सटेंसेस दैट reacts together in a chemical reaction are known as reactants। क्लियर है यहाँ तक? रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। दूसरा इसी में हमसे पूछा जा सकता है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड after completion of chemical reaction are known as products। उनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी से रिलेटेड हमारा थर्ड टर्म होता है केमिकल रिएक्शन। तो हमने जान ली कि एक ऐसा चेंज जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। अब इसी में आता है केमिकल इक्वेशन। अच्छा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जैसे अगर इसी को हम सिंपल वे में कहते हैं कि व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिंपल ऐसे बोलते तो ये हमारी हो जाती है केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन इसी रिएक्शन को, इसी बात को जब हम किसी सिंबल का, उसी एलिमेंट्स के, जैसे सोडियम का हमने सिंबल ले लिया, वाटर का सिंबल ले लिया, तो जब उसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तब वो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? The symbolic representation of a chemical equation where the symbols and formulas of substances are used। यानी कि इसी का अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं किसी केमिकल इक्वेशन का, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, या केमिकल इक्वेशन नहीं, यहाँ पे रिएक्शन शब्द ज़्यादा अच्छा जाएगा, इसको हम लिख लेंगे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। The symbolic representation of a chemical reaction where the symbols and formulas of a substance are used। सिंपल, अगर हम सिंबल्स या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सब्सटेंसेस के और उसको रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल इक्वेशन। आई होप क्लियर होगा। इसको भी आप हेडिंग बना के नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है, इसी में एक टर्म आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो टर्म क्या है? वो टर्म हमारा है स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन।
देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी जितना सोडियम और वाटर इधर होगा, बनने के बाद में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये मास इनका इधर भी सेम रहेगा, ये कंजर्व रहता है, ये चेंज नहीं होता है। तो इसी को कंजर्व कराने के लिए हमको इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैलेंस। और जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है, जैसे कि ये इक्वेशन, ये बैलेंस नहीं है। कैसे नहीं बैलेंस है, देखो सोडियम यहाँ पे कितना है, 1, सोडियम यहाँ पे कितना है, 1, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है। यानी हाइड्रोजन 2 इधर थे और 2 और 1 3 हाइड्रोजन इधर हो गए, यानी कि मास चेंज हो गया ना। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द इक्वेशन विच इज नॉट बैलेंस्ड, और वी कैन से does not follow law of conservation of mass is known as skeleton इक्वेशन। समझ में आ गया कि स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है। जब कभी हम रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन लिख देते हैं जो कि बैलेंस ना हो या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ना कर रही हो, जैसे ये रिएक्शन, तो ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है और इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा हेडिंग बना करके। अब हम इस चैप्टर के कोर चीज़ पे आते हैं, जो इस चैप्टर का जिस्ट है वो क्या है, बैलेंसिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैलेंसिंग, कि हम कैसे बैलेंस करेंगे रिएक्शंस को, कैसे बैलेंस करेंगे। हमको इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक स्केलेटन इक्वेशन दी होगी, हमें उसे बैलेंस करना होगा। बैलेंसिंग करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है और टेबुलर मेथड है, टेबल बना करके। लेकिन मैं आपको जो मेथड पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा कोफिशिएंट मेथड। कौन सा मेथड हम पढ़ेंगे, कोफिशिएंट मेथड, कोफिशिएंट मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसको सभी बच्चे बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, आपको इक्वेशन को देखना होता है और अपने खुद के माइंड से जज करना होता है कि हाँ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। लेकिन कोफिशिएंट में क्या होता है, आप सभी टर्म्स को एक कोफिशिएंट देंगे, उसकी इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। आई होप इतना सभी बच्चे कर लेंगे। तो हम कोफिशिएंट मेथड ही पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने जो इक्वेशन लिखी थी ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन थी, इसी को हम लिखते हैं Na प्लस H2O विल गिव NaOH प्लस H2। क्लियर है ये, ठीक। अब देखो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन सभी टर्म्स को क्या करेंगे, कोफिशिएंट देंगे। इसको A कोफिशिएंट, इसको B कोफिशिएंट, इसको C कोफिशिएंट और इसको D कोफिशिएंट। क्लियर है, जितने भी टर्म्स हमारे पास होंगे सबको हम एक एक कोफिशिएंट देते जाएंगे। इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, इसको D दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इनको सबको अलग करके लिख लेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं। जैसे सोडियम है, Na हमने एक साइड में लिख लिया, उसके बाद हाइड्रोजन है, देखो तो हाइड्रोजन लिख लिया, और ऑक्सीजन है। क्या इन तीनों के अलावा और कोई एलिमेंट इसमें दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम Na देखेंगे इस साइड में। Na के साथ में क्या यहाँ पे कोई सुपर स्क्रिप्ट इसकी लगी हुई है, सब स्क्रिप्ट इसकी कोई लगी हुई है, कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है, ऐसे ही यहाँ क्या सोडियम के साथ कुछ नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली A लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा A। और इधर कहीं प्लस के साथ में सोडियम है, नहीं है, इक्वल्स टू, इधर देखेंगे ये रहा सोडियम, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे C।
A इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा C। फिर उसके बाद हम देखेंगे अब हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो सोडियम हो गया, हाइड्रोजन इसके साथ 2 है ना यहाँ पे, और ये B है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2B इक्वल्स टू, हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाँ है, देखो एक हाइड्रोजन है ना, इसके साथ क्या कुछ यहाँ पे है नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट इससे हो जाएगी C। आगे भी है, हाँ आगे भी है, तो आप बीच में प्लस आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेंगे। और यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ क्या है 2 है ना, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2D हो जाएगा। ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? अब देखो अब क्या बचता है, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब हमारा ऑक्सीजन बचता है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या इसके साथ कुछ है नहीं है, तो डायरेक्ट B आ जाएगा, B इक्वल्स टू, इधर ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन के साथ इधर इधर कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे C। B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा C आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तीनों इक्वेशन बन गई होंगी आपकी, आसानी से समझ में आ गई होंगी। इतना करने के बाद हमने क्या क्या दिया है, देखो कोफिशिएंट कौन से दिए हैं A, B, C और D। तो इनमें से किसी भी एक की हम वैल्यू ले लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया लेट A इक्वल्स टू 1, हमने A की वैल्यू कितनी ले ली 1, तो जब A की वैल्यू 1 ले ली तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से जब A की वैल्यू हमने 1 ले ली तो C की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आएंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में आएंगे, जब C हमारा 1 हो गया तो B भी हमारा कितना हो जाएगा, B विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2 इंटू B की जगह हम कितना रख सकते हैं 1 इक्वल्स टू C की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू D तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2D। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2D, यानी D इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है? अब हम अपने सभी कोफिशिएंट की वैल्यू एक साथ लिख लेंगे। अब देखो हम हमारे कोफिशिएंट कितने कितने आ गए, A इक्वल्स टू 1 आ गया था, B इक्वल्स टू भी 1 आ गया था, C इक्वल्स भी 1 आ गया था, D इक्वल्स टू हमारा कितना आया था 1/2। अब देखो क्या होता है, जितने भी हमारे कोफिशिएंट होते हैं ये सभी पूरे होल नंबर में होने चाहिए, ये फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो इन फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दें, किससे मल्टीप्लाई करा दें 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा दें, इसको भी 2 से, एक को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सबको कराना पड़ेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 और D इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया 1। सभी कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। अब हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, देखो Na की जगह पे A है, A की जगह हम कितना रख सकते हैं 2, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2Na प्लस B की जगह पे हम कितना रख सकते हैं 2H2O विल गिव C की जगह पे 2NaOH और प्लस D की जगह पे H2 ही रहेगा। अब चेक करो क्या अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। देखो Na के कितने 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स Na के इधर आ जाओ, Na के यहाँ पे कितने 2, बैलेंस है Na। ऑक्सीजन के देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके आगे जो होगा यही हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 इधर हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, देखो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जार 4, 4 हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं है, 2 यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन ये प्लस 2 हाइड्रोजन ये, 4 हाइड्रोजन इधर है, यानी हाइड्रोजन भी हमारे बैलेंस है। तो अब जो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमारी बैलेंस हो गई। अच्छा इसी में क्वेश्चन पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, हमको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों कर रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस a chemical equation, why do we need to balance a chemical equation। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो
हमने अभी बताया था कि जितना हमारा मास इधर रहेगा उतना ही मास इधर रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वी नीड टू बैलेंस a chemical equation. We need to balance a chemical equation in order to satisfy the law of conservation of mass. क्यों जरूरत होती है हमको किसी इक्वेशन को बैलेंस करने की? ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा सकें कि हाँ, जितना हमारा मास इधर था, प्रोडक्ट वो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स भी उसी मास में हैं। क्लियर है? अब मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करिए, आप करके दिखाइए हमको। जैसे पहला क्वेश्चन हम देते हैं, Fe2O3 plus CO will give Fe plus CO2. Fe2O3 plus CO will give Fe plus CO2. ये हमारी स्केलेटन इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करके दिखाइए। वीडियो पॉज कीजिए, बैलेंस करिए, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, जितने भी टर्म्स होते हैं इनको हम कोफिशिएंट देंगे। तो यहाँ पे A, B, C एंड D। अब हम लिख लेंगे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें। पहला देखो Fe है, तो Fe लिख लेंगे, Fe। दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। तीसरा क्या है, कार्बन है। फिर क्या है, और तो कुछ दिख नहीं रहा, कार्बन, ऑक्सीजन, Fe। हाँ, तो बस 3 एलिमेंट हैं, इन्हीं को बैलेंस करना है। सबसे पहले देखेंगे Fe। देखो Fe के साथ में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे A है, तो ये हो जाएगा 2A इक्वल। यहाँ Fe के साथ कुछ नहीं है, केवल C है, तो ये हमारा C हो जाएगा। क्लियर है? फिर Fe हमारा बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए देखो इधर क्या है, 3 यहाँ पे है ऑक्सीजन के साथ में और A, तो ये हमारा हो जाएगा 3A प्लस। इसके साथ में देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, इसके साथ में B इक्वल। यहाँ पे कहाँ पे, ये रहा ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 2 है और D है, तो ये कितना हो जाएगा 2D। क्लियर है? ऑक्सीजन भी हो गया। अब कार्बन देख लेते हैं। तो कार्बन हमारा ये रहा, इसके साथ में सिंगल B है, तो B इक्वल्स टू कार्बन यहाँ पे है D। ये हमारी 3 इक्वेशन बन गई, पहली, दूसरी और ये तीसरी। हमने कहा था हम किसी भी एक वैल्यू को 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे मानना आसान होगा, तो हम मान लेंगे लेट D इक्वल्स टू 1। तो जब D इक्वल्स टू 1 मान लिया, तो इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग B इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब D और B की वैल्यू हमको पता है, D और B की, यानी इसमें हम रख सकते हैं इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो 3A प्लस B, 3 इंटू A प्लस B हमारा कितना है 1 इक्वल्स टू 2 इंटू D, D कितना है 1, यानी कि 3A इक्वल्स टू 3A प्लस 1 इक्वल्स 2, यानी कि 3A इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, यानी A इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/3। क्लियर है यहाँ से? अब ये वाली वैल्यू हम इसमें अगर रख लेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 इंटू A की जगह पे हम कितना 1/3 इक्वल्स टू C, तो C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब हमारे पास सभी कोफिशिएंट की हमारे पास वैल्यू हो गई, उनको हम एक साइड में लिख लेते हैं। A इक्वल्स टू कितना आया 1/3, B इक्वल्स टू 1, C इक्वल्स टू हमने निकाला था 2/3 और D इक्वल्स टू कितना निकाला है 1। अब देखो हमने अभी बताया था कि जो भी हमारे कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो हमेशा किस में होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, हमेशा होल पार्ट में होगी।
तो यहाँ से इस 3 को हमें ख़त्म करना है, तो इस 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 1 का वो 3 आ जाएगा। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो a इक्वल्स टू अब हमारा कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल 1, b इक्वल्स टू 1 3 ज़ार 3, c इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल 2 एंड d इज इक्वल्स टू 3। सभी कोफिशिएंट आ गए। अब यही उठा करके इसमें रख दो, देखो क्या हो जाएगा, a की जगह पे 1 आ जाएगा यानी कि Fe2O3 प्लस b यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 3CO विल गिव c की जगह पे कितना 2, तो 2Fe प्लस d की जगह पे 3CO2। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आइए चेक कर लेते हैं। देखो Fe यहाँ पे कितने हैं, 2 है, इधर भी Fe कितने हैं, 2। फिर उसके बाद ऑक्सीजन देखो 3 तो ये रहे और यहाँ से इस वाले ऑक्सीजन के साथ 3 ये रहे यानी कि 6। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 तो ये रहे और 3 ये रहे, तो 2 3 ज़ार 6। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। कार्बन देख लो, कार्बन 3 यहाँ पे है, कार्बन 3 यहाँ पे, यानी इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस है। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए एक और लेते हैं इक्वेशन हम। Na2SO4 plus BaCl2 will give BaSO4 प्लस NaCl। एक इक्वेशन ये है। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए इसको। आई होप कि वीडियो पॉज करके आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आइए देखते हैं आपका सही है कि नहीं। सभी को एक कोफिशिएंट देंगे, A, B, C और D। क्लियर है। अब हम देखेंगे हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ से हमारे पास Na एक तो एलिमेंट है, Na हो गया। उसके बाद सल्फ़र है, S हो गया। ऑक्सीजन है, O हो गया। बेरियम है, Ba हो गया। क्या इसके अलावा भी कुछ है, Cl भी है, तो Cl हो गया। अब कुछ है BaSO4 NaCl, अब कुछ नहीं है, यानी कि 5 एलिमेंट है हमारे पास। सबको बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं Na। तो Na देखो यहाँ पे 2 है और ये A है, तो 2A और कहीं Na है, इधर नहीं है, इक्वल्स टू इधर Na है, हाँ है। Na के साथ में क्या है, D केवल, तो 2A इक्वल्स टू D। क्लियर है। फिर Na बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे सल्फ़र। सल्फ़र यहाँ पे देखो क्या इसके साथ में कुछ है, नहीं है। यहाँ पे सल्फ़र के साथ में तो कुछ नहीं है, तो A हो जाएगा। A इक्वल्स टू इधर देखो सल्फ़र कहाँ है, ये रहा। इसके साथ में क्या कुछ है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यानी कि C। क्लियर है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। क्लियर है। अब देखेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन के साथ कौन सा नंबर है, 4, यानी कि 4A इक्वल्स टू इधर ऑक्सीजन के साथ क्या है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4C। ये हमारी इक्वेशन थर्ड बन गई। ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब हम देखेंगे बेरियम। तो बेरियम के साथ में यहाँ पे देखो क्या है, B, यानी कि B इक्वल्स टू यहाँ पे बेरियम के साथ में क्या है, C, तो B इक्वल्स टू C। ये हमारी इक्वेशन 4 बन गई। फिर उसके बाद Cl। Cl हमारा देखो इधर कहाँ पे है, Cl इसके साथ 2 है, यानी कि 2B इक्वल्स टू इधर Cl कहाँ पे, ये रहा, इसके साथ में D, यानी कि कितना हो जाएगा, D। ये 5 इक्वेशन बन गई हमारी। अब हम इनमें से किसी की भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम मान लेंगे लेट B इक्वल्स टू 1। अगर हम B इक्वल्स टू 1 मानेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन से अगर B को हमने 1 माना है तो C भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिफ्थ में आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन में देखो B को हमने कितना माना है, 1, तो यानी कि यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 2 इंटू B की जगह पे कितना, 1 इक्वल्स टू D, यानी D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो अगर हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, 4A इक्वल्स टू 4C, 4A इक्वल्स टू 4C। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी A इक्वल्स टू C आ जाएगा। C हमने कितना निकाल लिया, 1, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1।
अब क्या बचता है हमारा, देखो ए हमारे पास आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हम इनको लिख लेंगे। ए इक्वल्स टू हमारे पास कितना 1, बी इक्वल्स टू हमारे पास कितना 1, सी इक्वल्स टू हमारे पास कितना 1, डी इक्वल्स टू कितना 2। वैल्यू पुट कर दो, सबकी जगह पे 1, केवल डी की जगह पे 2 लिखना है। यानी ये हमारा हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 विल गिव BaSO4 और प्लस डी की जगह पे 2NaCl। क्लियर है? चेक कर लेते हैं क्या ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है। सोडियम के यहाँ पे देखो कितने 2, यहाँ पे कितने 2, सल्फर यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4, बेरियम का 1, बेरियम का 1, Cl के 2 और Cl के यहाँ से कितने 2। इक्वेशन बैलेंस है। इस कोफिशिएंट मेथड की घर पे आप खूब प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चंस अगर हो सकेगा तो मैं PDF का लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे बैलेंसिंग के इम्पॉर्टेंट, मैं वहाँ पे दे दूँगा। अगर हो जाएगा मुझसे तो मैं PDF में दे दूँगा, वरना आप गूगल से सर्च करके इनको जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस मेथड की उतनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इसमें हम पहला टाइप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितनी भी हम डेफिनेशन लिखेंगे याद करेंगे, उनके साथ में एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल हम ज़रूर लिखेंगे। कम से कम एक एग्जाम्पल हमको ज़रूर मेंशन करना है। तो पहली हमारी रिएक्शन हो जाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? अ टाइप ऑफ, देखो कॉम्बिनेशन वर्ड ही कह रहा 2 लोग कॉम्बाइन कर रहे हैं एक साथ में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single product, to form a single product। क्या डेफिनेशन इसकी हो जाएगी? अ केमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single product। यानी कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस एक साथ कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ reaction in which 2 or more substances। अब substances क्यों लिखना? अब तो हम पढ़ चुके ना, अब तो हम जान चुके हैं कि reactants होते हैं, तो हम लिखेंगे reactants। 2 or more reactants combine together to form a single product। ठीक है, कैसी क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine together to form a single product। इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट एक रिएक्टेंट ये दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं।
क्लियर है, क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जैसे H2 प्लस O2 विल गिव 2H2O। यहाँ पे देखो, एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्लियर है ये, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टाइप होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड हमारा टाइप होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा, वहाँ पे क्या हो रहा था, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस एक साथ कंबाइन हो रहे थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। इसका इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेकडाउन होता है और वो कई सारे प्रोडक्ट्स में ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ reaction a single reactant decomposes to form two or more products। यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है ये 3 टाइप्स की होती हैं। पहली हमारी होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इसमें क्या होता है, जिसमें हम डिकम्पोज करने के लिए हीट का यूज़ करते हैं। दूसरी हमारी होती है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। और तीसरी हमारी होती है फोटोलिसिस, जिसमें हम सनलाइट का यूज़ करते हैं। जैसे पहला लिखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का हम एग्जांपल देखते हैं। NO3 का होल ट्वाइस, ये जो होता है, ये जब डिकम्पोज होता है तो ये 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, 4NO2 प्लस O2। यहाँ पे क्योंकि थर्मल हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, हीट। ये रिएक्शंस आपको लर्न होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से पूछ सकता है, राइट अ एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, 2PbNO3 का होल ट्वाइस डिकम्पोजेज इनटू 2PbO 4NO2 प्लस O2। क्लियर है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। जैसे वाटर का ब्रेकडाउन 2H2O, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे और ये किस में ब्रेकडाउन हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 में। तो ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। फोटोलिसिस में क्या होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड जो होता है 2AgCl, इसको जब हम सनलाइट में रख देते हैं, जैसे ही ये सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तुरंत ये अपने कंपोजिशन में टूट जाता है, Ag प्लस Cl2। क्लियर है ये। हमने सबसे पहले पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर है। जैसे CaO प्लस H2O विल गिव CaOH का होल ट्वाइस। सेकेंड हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
इसमें हमने पढ़ा अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देते हैं। ये 3 टाइप की होती हैं। पहला हमने कौन सा पढ़ा? पहला हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम हीट यूज़ करते हैं। जैसे 2PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इसको हम हीट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस H2 O2, 4NO2 प्लस O2। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। जैसे 2H2O जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन हो गया, 2H2 प्लस O2। फिर हमारा आता है फोटोलिसिस, यानी कि सनलाइट। वहाँ पे जो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड, ये जब सनलाइट की डायरेक्ट प्रेजेंस में आता है तो ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये 3 इसके सब एग्जाम्पल्स हैं। नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिएगा। अब देखो, तीसरा एग्जाम्पल हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड एग्जाम्पल इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। अब आप पूछेंगे कि सर हम कैसे जानेंगे कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है? तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। क्या लर्न होनी चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज। वो कैसे लर्न करते हैं? देखो, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। एक फ्रेज है, इसको याद करो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये फ्रेज आपको याद होना चाहिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो P से हमारा हो जाता है पोटेशियम, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। S से हमारा हो जाता है सोडियम, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। कॉलिंग से हमारा आ जाता है कैल्शियम, जिसको Ca से डिनोट करते हैं। M से हमारा आ जाता है मैग्नीशियम, जिसको Mg से डिनोट करते हैं। A से हमारा आ जाता है एल्यूमिनियम, जिसको हम Al से डिनोट करते हैं। केयरलेस से हमारा आ जाता है कार्बन, जिसको C से डिनोट करते हैं। ज़ेब्रा से हमारा आ जाता है जिंक, जिसको हम Zn से डिनोट करते हैं। इंस्टेड से हमारा आ जाता है आयरन, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं। ट्राई से हमारा आ जाता है टिन। L से हमारा आ जाता है लेड, जिसको हम Pb से डिनोट करते हैं। H से हमारा आ जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। और कॉपर तो हमारा कॉपर होता है, जिसको Cu से डिनोट करते हैं। सेब से हमारा आ जाता है सिल्वर, जिसको हम Ag से डिनोट करते हैं। और गोल्ड हमारा ऑरम, जिसको हम Au से डिनोट करते हैं। पोटेशियम जो होता है ये होता है मोस्ट रिएक्टिव। फिर उससे कम नीचे की तरफ ये डिक्रीज होता जाता है रिएक्टिविटी। और यहाँ आते आते गोल्ड जो होता है ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है। ये सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए। फ्रेज याद कर लीजिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। सिंपल सा है, याद कर लेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं।
सबसे पहले इसकी वो लिखते हैं डेफिनेशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in this type of reaction, a more reactive element displaces a less reactive element, from its salt solution. In this type of reaction, a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution. For example, अगर इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Fe प्लस CuSO4 विल गिव। अब इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो देखेंगे Fe यानी कि आयरन ना। तो देखो, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टेड, यानी किस नंबर पे आया? 8 नंबर पे। कौन? आयरन। इंस्टेड आया ना, ये 8th नंबर पे आया। कॉपर, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर, 12 नंबर पे। तो हमने पढ़ा था ऊपर से नीचे आते हुए रिएक्टिविटी खत्म होती जाती है। तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है? आयरन। तो आयरन क्या करेगा? इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा, ठीक है, ये आके इसके साथ में बैठ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? FeSO4, और ये कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। Zn प्लस CuSO4 विल गिव। देखो, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस ज़ेब्रा। Zn किस पे आ रहा है? 7 नंबर पे। और Cu हमने अभी देखा था, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी आ केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर, 12 नंबर पे। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? जिंक। ये क्या करेगा? ये यहाँ से कॉपर को हटा देगा। तो ये हमारा बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। क्लियर है? आई होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई होगी। जो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो इस कम वाले को यहाँ से हटा देगा, इसको यहाँ से हटा देगा और ख़ुद उसके साथ में बैठ जाएगा। क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हमारी रिएक्शन आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था? डिस्प्लेसमेंट में हमारा हो रहा था एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर दे रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि अगर दो हमारे कोई भी एलिमेंट हैं तो उसके एनायंस और कैटायंस आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं जगह। तो जैसे इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करो लिखा हो Na2SO4 प्लस BaCl2, ये दो चीज़ें लिखी हो। हमको पता है कोई भी अगर हम एलिमेंट लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है? कैटायन लिखते हैं। हम कैटायन लिखते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं? एनायन लिखते हैं। इसमें भी Ba क्या हो जाएगा? कैटायन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एनायन हो जाएगा। अब जिस बच्चे को कैटायन और एनायन के बारे में नहीं पता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं।
केटायंस क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको हम केटायंस बोलते हैं, और जो निगेटिवली चार्ज होते हैं उनको हम एनायन बोलते हैं। तो क्या होगा, इसका जो केटायन होगा वो इस वाले के एनायन के साथ में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, इसका पहले एलिमेंट का जो केटायन होगा वो दूसरे एलिमेंट के एनायन के साथ में आ जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, 2NaCl प्लस यहाँ का जो एनायन है वो इसके केटायन के साथ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, BaSO4। क्लियर है। अब इसकी एक बहुत ख़ास बात है, इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो प्रेसिपिटेट अगर क्वेश्चन पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट हमारा क्या होता है, अ इनसोल्यूबल पार्ट फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन के होने के बाद ये जो BaSO4 बना है ये टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है और ये घुलता नहीं है, इनसोल्यूबल होता है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। यानी जितनी भी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी वो सारी कैसी होंगी, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी हम डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन म्यूचुअल exchange of ions takes place, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे AgNO3 प्लस NaBr, तो इसमें क्या है, ये कैटायन है हमारा, ये क्या है, एनायन है, ये क्या है, कैटायन है, ये क्या है, एनायन है। तो इसका कैटायन जो है इसके एनायन के साथ आ जाएगा, यानी ये हमारा बन जाएगा AgBr प्लस NaNO3, क्या बन जाएगा, NaNO3, और ये AgBr जो होगा ये हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा। क्लियर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये क्या होते हैं, सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस, इसकी 2-3 डेफिनेशन होती है, मैं सारी लिखता हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस in which a substance loses electron, or it is a process in which oxygen is added, or it is a process in which hydrogen is removed।
ये तीनों जो डेफिनेशन है ये हमारी ऑक्सीडेशन की है, यानी किसी सब्सटेंस का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तब भी उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड की जा रही है तब भी ऑक्सीडेशन होगा, उससे हाइड्रोजन निकाला जा रहा है तब भी ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? रिडक्शन में इसी का उल्टा, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, या उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, या तो ऑक्सीजन रिमूव्ड हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन बोल देंगे, इसी का जस्ट अपोजिट। क्लियर है? होता क्या है आइए देखते हैं। जैसे सपोज करो Cu प्लस O2, इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं ना, तो ये हमारा बन गया CuO। ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे इसका ऑक्सीडेशन हो गया भाई, कॉपर था, सिंगल था, इसमें ऑक्सीजन आके ऐड हो गई। तो हमने पढ़ा था ऑक्सीजन इज एडेड, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। रिडक्शन अच्छा इसी का उल्टा हमने पढ़ा था, तो रिडक्शन का एग्जांपल देखते हैं। रिडक्शन का एग्जांपल जैसे 2KClO3 विल गिव, इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे तो ये हमारा बन जाता है 2KCl प्लस O2। तो इसमें देखो क्या हो गया, KCl के साथ में ऑक्सीजन भी तो ऐड था, यहाँ पे क्या हुआ, Cl के साथ में ऑक्सीजन हट गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। क्लियर है? एक चीज समझेंगे, ऑक्सीडेशन समझेंगे, रिडक्शन जस्ट इसी का उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ पे देखोगे Cu में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, Cu हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आप देखो एक टाइप रिएक्शन का एक टाइप होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ चलते हैं। ठीक है, जैसे हमने कितनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से एक और टाइप इसमें आता है जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आती है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड reduction takes place simultaneously फॉर एग्जाम्पल देखेंगे जैसे CuO, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन से, तो ये हमारा क्या बन जाता है, Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो, अगर इस रिएक्शन को हम गौर से देखें तो यहाँ पे Cu के साथ में ऑक्सीजन था, यहाँ पे Cu से ऑक्सीजन हट गई, यानी यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। भाई ऑक्सीजन हटी यानी कि रिडक्शन हो गया। यहाँ पे H2 में क्या था, H2 में देखो लास्ट में बनते बनते ऑक्सीजन ऐड हो गई ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन पढ़ा था। क्लियर है? अब देखो इसी में अगली चीज़ हमारी आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। यहीं पे समझ लेते हैं। देखो जिस हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड से देखेंगे। किस साइड से देखेंगे, ऑलवेज ऑन रिएक्टेंट साइड, ऑलवेज ऑन रिएक्टेंट साइड। अगर यहाँ से हमसे पूछता कि इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, देखो जिसका ऑक्सीडेशन
होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर यहाँ हमसे पूछे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जानने के लिए हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ही तो हो रहा है। हाइड्रोजन ऐसा था, लास्ट में पहुंचते इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो हाइड्रोजन का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हमसे पूछे व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सबसे पहले हम इसका जस्ट उल्टा देखेंगे। ऑक्सीडाइजेशन का उल्टा होता है रिडक्शन, तो हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है तो हम देखेंगे रिडक्शन किसका हो रहा है। भाई ऑक्सीजन इसमें ऐड थी, इसमें से हट रही, इसी का रिडक्शन हो रहा है, तो Cu हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कैसा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। इस एग्जांपल में हम देखते हैं इस इक्वेशन में CuO, इसमें ऑक्सीजन थी और लास्ट में जब ये चेंज हो गया तो इसमें से ऑक्सीजन हट गई। हमने देखा भाई CuO, यहाँ केवल Cu बचा, यानी कि CuO का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला था, इसको लास्ट में पहुँचते पहुँचते ऑक्सीजन मिल गई, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है। अब रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड होना। किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम चेक करेंगे किसका रिडक्शन हो रहा है, CO का रिडक्शन हो रहा है, तो CO क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है। फिर इसके बाद दो तरह की रिएक्शन और होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स होता है बाहर, तो द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी is evolved is known as exothermic reaction। एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडो का मतलब होता है अंदर, तो एंडोथर्मिक क्या हो जाएगा, द रिएक्शन in which heat energy is absorbed is known as endothermic reaction। क्लियर है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जो होने के बाद उससे हीट एनर्जी बाहर निकले, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जो जब हो और आसपास की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आता है कोरोजन। अब ये कोरोजन क्या होता है, देखो
डेफिनेशन लिखेंगे कोरोजन की, द प्रोसेस by which metals are eaten away by the reaction with air, moisture, etc. यानी कि देखो क्या होता है, कई बार मेटल, जैसे मोस्ट कॉमनली मेटल जो हमारे घर में यूज़ होता है वो होता है आयरन। ये जब एटमॉस्फेयर से कई बार रिएक्ट करता है तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग जम जाती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में जंग लगना बोलते हैं। तो वही होता है कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है, देखो मेटल्स एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होती है, एयर होती है, उससे रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वो कोरोड हो जाते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एक एग्ज़ाम्पल लिखेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। फॉर एग्ज़ाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा जो इस चैप्टर का बचता है, रैंसिडिटी। क्या बचता है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन of fats and oils present in food material is known as rancidity। इसी को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो हम खाने की हमारी चीज़ें होती हैं उसमें फैट्स और ऑयल्स तो होते ही हैं, उनका जब ऑक्सीडेशन होने लगता है, मीन्स वो एयर से जब रिएक्ट करने लगते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोल देते हैं। इससे हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है। इसके रैंसिडिटी, अच्छा कई बार पूछ लेता है, राइट द मेथड्स हाउ यू प्रिवेंट रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, इनको हम BHA से कवर कर देते हैं। BHA से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। BHA क्या होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। सपोज करो अगर क्वेश्चन पूछ ले, हाउ विल यू प्रिवेंट रैंसिडिटी, वी विल प्रिवेंट रैंसिडिटी बाय कवरिंग इट विद ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल सब्सटेंसेस। क्लियर है। इस चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो कल आपको वीडियो के माध्यम से मैं दोबारा, इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कल की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। वो भी वीडियो लेंदी हो सकती है क्योंकि जितने भी इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक आए हैं या आने की संभावना है, मैं उन सभी को डिस्कस करूँगा। आपका काम इतना है कि इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रॉपरली उसका रिवीजन करिए, प्लस आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए और एक बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर के आना है इस बार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।